हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 24। चैप्टर 24 और 25 दोनों में से कोई एक चैप्टर में से तो पेपर में हर ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो इससे एमसीक्यू आने के चांसेस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो मेंटल हेल्थ और क्या सिविल और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके बाद में क्या नॉर्म जनरल साइकिक डिसऑर्डर्स होते हैं और ल्यूसिड इंटरवल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलो फटाफट फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फॉरेंसिक साइकेट्री, सबसे पहले फॉरेंसिक साइकेट्री है क्या? तो फॉरेंसिक साइकेट्री है साइकेट्री से रिलेटेड नॉलेज को लॉ और जस्टिस में यूज करना इस फॉरेंसिक साइकेट्री। मेंटल इलनेस मतलब क्या होता है? तो मेंटल इलनेस एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो अपनी एबिलिटी किसी भी डिसीजन को कंडक्ट करने की या फिर कोई भी अपने एक्शन को रेगुलेट करने की एबिलिटी जो है वो खो देता है। इसके अंदर जो उसका पर्सनालिटी होता है वो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। उन लोगों को हम बोलते हैं मेंटली इल। मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होता है? तो वैसे शुरुआत कब से हुई थी, हमें वहां से बात करनी चाहिए। हिस्ट्री क्या है? तो जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। ठीक है, ये 1912 के अंदर आया था। ये पहला लॉ था मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर। पर इसका जो मेन फोकस था वो पब्लिक के लिए था कि हम पब्लिक से कैसे मेंटली इल पर्सन को बचा सकते हैं। मतलब क्या, इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो मेंटली इल पर्सन होते थे उन्हें सोसाइटी के लिए डेंजरस कंसिडर किया जाता था। तो इसे काफी, इस लॉ को काफी क्रिटिसाइज किया गया। जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, साइकेट्रिक सोसाइटी, उन्होंने भी इस लॉ को काफी क्रिटिसाइज किया। और जो ल्यूनेटिक वर्ड है वो यूज में लेना किसी के लिए, उसे भी बिल्कुल क्रिटिसाइज किया गया। फिर बाद में 1987 में एक नया एक्ट आता है, मेंटल हेल्थ एक्ट, जो 1993 से एप्लीकेबल था। इसके अंदर जो मेंटली इल पर्सन थे उनके राइट्स का भी थोड़ा ध्यान रखा गया, उन्हें केयर दी गई, उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया और मैनेजमेंट भी किया गया। पर इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या थी, 1993 से जब से ये एक्ट आया था सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एक बार जब मेंटली इल जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता था, उसके बाद ना तो उनकी कोई केयर उसमें इन्वॉल्व थी, ना ही उनका कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था। तो इससे काफी जो केयर गिवर्स होते थे या फिर जो पेशेंट होते थे उन पे काफी फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनली बर्डन रहता था। तो फिर 2006 के अंदर यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर सीआरपीडी को अडॉप्ट किया गया। सीआरपीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसे बोलते हैं यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल था? ये सभी डिसेबिलिटी के लोगों के लिए एप्लीकेबल था, अलॉन्ग विद मेंटली इल पर्सन और साइकोसोशल डिसेबिलिटीज। इन लोगों को भी उसमें काउंट किया गया था। तो इन्होंने उनको काफी, मतलब राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी दिया, आफ्टर ट्रीटमेंट भी उनकी ध्यान रखी गई। तो इससे जो उनपे बर्डन था वो काफी कम हो गया। तो इंडिया के अंदर भी फिर उसको रेक्टिफाई किया गया और रियलाइज किया गया कि एक नया एक्ट की जरूरत है। फिर जो मेंटल हेल्थ 1987 था उसने क्या किया, उन्होंने एग्रीमेंट किया यूएनसीआरपीडी के साथ। और फिर एक न्यू लॉ आता है हमारे पास, वो आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, जिसके अंदर जो पहले के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको सॉल्व किया गया और एक नया एक्ट लाया गया। तो अभी फाइनल लॉ कौन सा है ये आपको याद रखना है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है? तो सबसे पहले तो डीक्रिमिनलाइजिंग द सुसाइडल अटेम्प्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले जो भी सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता था उसे एक ऑफेंस माना जाता था कि वो एक मॉरली रॉन्ग काम है, और जो भी पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता था अगर वो बच जाता था तो उसे इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन देना पड़ता था। बट बाद में जब मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझा गया तो उसे बोला गया, उसे ये पनिशमेंट जो है हटाई गई और बोला गया कि उन्हें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। तो सबसे पहला अच्छा चेंज ये हुआ। दूसरा, ये सिक्योर्स ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विथ मेंटल इलनेस। जो मेंटली इल पर्सन थे उनके राइट्स को समझा गया, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया और यहाँ पे इन्होंने हुआ।
जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट पहले होता था, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, उन ट्रीटमेंट को सबसे उन पर्सन को प्रोटेक्ट किया गया। एडवांस डायरेक्टिव्स भी दिए गए कुछ, जैसे जो मेंटली इल पर्सन थे उनको ये एडवांस डायरेक्टिव दिया गया कि वो खुद भी चूज कर सकते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, और वो अपने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को भी खुद चूज कर सकते हैं। फोर्थ काम किया गया रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। पहले आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई भी अगर पागल हो जाता था, सॉरी ये वर्ड यूज नहीं करना, कोई भी अगर मेंटली इल पर्सन होता था तो उसे क्या किया जाता था कि इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, जो कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बात बात पे छोटे से, तो इसको क्या गया, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया और सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए रखा गया, और इसे कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया ऐसे माइनर केसेस के अंदर। ठीक है, तो जो ईसीटी अब 2017 के बाद से जो ईसीटी है वो माइनर केसेस में देना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। सिर्फ जो बहुत इमरजेंसी केस होते हैं उन्हीं में इसको दिया जाता है, और वो भी रेस्ट्रिक्टेड यूज है उसका काफी। फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट फॉर पुअर एंड होमलेस पर्सन, इसके अंदर जो भी होमलेस है या फिर जो भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, चाहे उनके पास बीपीएल कार्ड हो चाहे ना हो, उन्हें फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंश्योर्स राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, अगर कोई मेंटली इल पर्सन है उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करके जगह जगह लगा देते थे कि स्टे अवे फ्रॉम हिम, स्टे अवे फ्रॉम, मतलब जो कि बिल्कुल उन लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था। तो उसको काफी प्रोटेक्ट किया गया है कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का काफी ध्यान रखना है, कोई भी फोटोग्राफ या मीडिया उनकी कंसेंट के बिना उनकी कोई भी फोटोग्राफ्स या फिर कोई भी कुछ भी वीडियो कहीं भी सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कि अगर कोई वुमेन मेंटली इल है तो उसे अपने बच्चे से सेपरेट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी ना हो। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फ्लाउटिंग, फ्लाउट मतलब इनमें से अगर किसी भी रूल को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और 10,000 फाइन। ठीक है, और अगर कोई रिपीटेटिवली ये चीजें कर रहा है तो 2 साल तक भी जेल हो सकती है और 50,000 से 5 लाख तक फाइन या फिर दोनों देना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व था कि प्रॉपर हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट और जो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज है वो भी पेशेंट को दी जाती है। अब एक जो मेंटली इल पर्सन होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो दो तरह की कोर्ट के बेसिस पे दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। तो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी कोई पर्सन मेंटली इल है वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है। जैसे फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पर्सन मेंटली इल है वो अपनी प्रॉपर्टी का खुद वो कैपेबल नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, तो कोर्ट उसे एक मैनेजर अपॉइंट करके देता है तो जो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख सके। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अंडर द सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा अगर जो दोनों पार्टी में से एक पार्टी जो है वो मेंटल इल है, वो अपने डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं है, फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। मैरिज, अगर जो पर्सन है जिसकी मैरिज हुई है वो उस समय पर मेंटल इल है, वो उस मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है, उस मैरिज को ही नहीं समझता है, तो वैसे उस टाइम पर उस मैरिज को नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाता है। कॉम्पिटेंसी एज ए विटनेस, तो अंडर सेक्शन 124 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर कोई भी पर्सन अपने माइंड से इतना स्टेबल नहीं है कि वो एविडेंस दे पाए या फिर वो सही या गलत को पहचान पाए तो वो कोर्ट के अंदर एविडेंस नहीं दे सकता है। फिर आता है टेस्टिमेनिटरी कैपेसिटी। टेस्टिमेनिटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक ऐसी कैपेसिटी कि वो पर्सन अपनी विल जो है वैलिड विल बना सकता है नहीं बना सकता है। किसी भी को भी अगर अपनी विल बनानी होती है तो उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती है, जैसे कि जो टेस्टेटर मतलब जो विल बना रहा है वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 ईयर से अबव होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब वो कैपेबल होना चाहिए अपना सही और गलत दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के। टेस्टेटर जो है उसके साथ विटनेस भी होने चाहिए, डिसइंटरेस्टेड विटनेस की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो अगर वो मेंटली साउंड नहीं है तो उस टाइम पे वो विल नहीं बना सकता। ये उसकी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक कोई पर्सन मेंटली इल है वो किसी भी एक्ट
के नेचर को नहीं समझ पा रहा है कि जो उसने किया है वो सही है या गलत है या फिर वो कितना हार्मफुल है, तो उस टाइम पे उसको एक क्रिमिनल नहीं कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द कोर्ट ऑफ ट्रायल और एट द कोर्ट ऑफ कन्विक्शन, इसको भी हम दो चीजों में, कोर्ट ऑफ ट्रायल क्या होता है? कोर्ट ऑफ ट्रायल जहाँ केसेस को सुना जाता है और जहाँ उसको एग्जामिन किया जाता है और जहाँ पे उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाली हियरिंग होती है उसे हम कोर्ट ऑफ ट्रायल बोलते हैं, जिसमें उस केस के बारे में जज जान रहा होता है, क्या क्या एविडेंसेस है वो दिख रहा होता है, उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। तो अगर उस टाइम पे अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि वो मतलब ये डिफेंड नहीं कर सकता है क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जो डॉक्टर का ओपिनियन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो जो ट्रायल की डेट होती है उसी सेम डे पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है। अगर डॉक्टर बोलता है कि वो अनफिट है इस केस के लिए खुद को डिफेंड करने के लिए, तो उस केस को तब तक पेंडिंग रखा जाता है जब तक वो खुद को डिफेंड करने के लिए फिट ना हो। फिर होता है, एक होता है एट द कोर्ट ऑफ कन्विक्शन। एट द कोर्ट ऑफ कन्विक्शन मतलब जब फाइनल जजमेंट हो ना, जब फाइनल जजमेंट हो और डिक्लेरेशन होता है जब कि ये गिल्टी है, ये पर्सन गिल्टी है या नहीं, उस दिन को हम बोलते हैं द कोर्ट ऑफ कन्विक्शन। अगर उस समय पे कोई अपनी मेंटल इलनेस की रीजन देता है कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो वहां पे फॉलो किया जाता है मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन ही क्यों नाम है इसका? क्योंकि एक पर्सन थे मैकनॉटन जो डिल्यूजन वाली स्टेट में थे और उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया था, बट कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल नहीं किया था क्योंकि वो उस टाइम पे उस एक्ट के नेचर को समझने के उसमें नहीं थे। तो मैकनॉटन रूल में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को अक्यूज को अगर प्रूव करना है कि वो उस टाइम पे साउंड माइंड नहीं था, तो तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, एक तो उसके पास मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट का एविडेंस होना चाहिए। दूसरा, ये प्रूफ होना चाहिए कि वो जो मेंटली डिजीज या मेंटल डिफेक्ट था वो उस अनलॉफुल एक्ट के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा था। थर्ड, कि वो मेंटल डिजीज और डिफेक्ट उस डिग्री का है कि वो ये ना समझ पाया कि वो एक्ट जो है वो रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट है। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तभी उसे क्रिमिनल नहीं कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ल्यूसिड इंटरवल एक टेम्परेरी पीरियड होता है जब जो मेंटली इल पर्सन है वो क्लियर माइंड मतलब मेंटली क्लैरिटी के साथ होता है और वो अपना सही और गलत समझ सकता है, एक रैशनल डिसीजन ले सकता है। इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो जब लूसिड इंटरवल प्रेजेंट होता है किसी में, तो वो अपनी विल बना सकता है, अपने लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और लूसिड इंटरवल अगर किसी ने अगर जिसको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो कोर्ट में अगर इसको प्रूव करना है तो एक मेडिकल एविडेंस होना चाहिए और विटनेस टेस्टिमनी भी होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि ये लूसिड इंटरवल हुआ है, जो पेशेंट है वो भी मेंटली क्लियर है। तो उस चीज़ का एविडेंस होना चाहिए, तभी जो भी वो डिसीजन ले रहा होगा उसे वैलिड माना जाएगा। और फिर हमारा एक था कि हमें कुछ डिजीजेस देखनी है मेंटल इलनेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिलीरियम। डिलीरियम एक अक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट होती है जो ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकती है, विड्रॉल की वजह से भी हो सकती है, हेड इंजरी, हाई फीवर, स्ट्रेस। तो डिलीरियम बेसिकली किसी भी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? पेशेंट जो होता है वो डिसोरिएंटेड होता है, कोऑर्डिनेशन में भी नहीं होता है, उसके कुछ अबनॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं जैसे हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, इल्यूजन्स, और उसके कुछ इम्पल्सिव एक्ट होते हैं, या तो सुसाइडल टेंडेंसी होगी या फिर होमिसाइड, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है डिलीरियम की? सेक्शन 22 ऑफ पीएनएस ये कहता है कि ऐसा एक्ट जब पर्सन उसके नेचर को नहीं समझ सकता तो उसको हम उस टाइम क्रिमिनल या फिर ऑफेंस नहीं कंसिडर करते हैं। सेकंड पढ़ते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन एक डिसऑर्डर, थॉट थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब इसमें अजीब गरीब चीजें सोचता है। जो पेशेंट होता है वो कुछ भी सोचता है, मेनली जो पेशेंट्स होते हैं ना डिप्रेशन एंजाइटी वाला, उनके अंदर ये पहले देखे जाते हैं डिल्यूजन वाली स्टेट। तो डिल्यूजन एक फॉल्स बट फिर्म बिलीफ इन समथिंग दैट इज नॉट फैक्ट, मतलब पर्सन का ऐसी चीजों में विश्वास हो जाता है जो कि सच है ही नहीं, जो फैक्ट नहीं है, बट उसको बहुत ज्यादा उस चीज पे कि नहीं ऐसा ही है ऐसा ही है, ऐसे वाली स्टेट को हम डिल्यूजन बोलते हैं। तो जैसे मैंने बहुत ज्यादा सारा क्लासिफिकेशन है डिल्यूजन का, मैंने कुछ लिखा है
डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, इसमें जो ही और शी जो भी है पर्सन, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत पुअर है जबकि वो है नहीं, रियलिटी है नहीं, बट उसको लगता है कि वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है, और या फिर वो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है, जबकि वो रियल नहीं है, बट वो ऐसा बिलीव करता है कि उसको फिल्म बिलीव एकदम कि मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा फेमस हूँ। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, उस पर्सन के सराउंडिंग जो भी चीजें होती है, उसको सब लगता है कि सारी सब कुछ मेरी तरफ रेफर करके हो रही है, कोई भी गलत चीज हो रही है तो वो उसको रेफर करके हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल है, किसी और का इन्फ्लुएंस है। हाइपोथेटिकली वो कुछ भी सोचता रहता है कि कोई मुझे रेगुलेट कर, मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मेरे को, मेरे ऊपर से कोई आउटसाइड पावर है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी में क्या होता है, इसमें पर्सन को ऐसा डिल्यूजन होता है कि उसका जो स्पाउस है, मतलब उसके जो हस्बैंड है या फिर उसकी जो वाइफ है, वो अनफेथफुल, ठीक है, उसे उन पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। जो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, उनके वाइफ के हस्बैंड, उन पे तक भी उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है, उनको लगता है ये अनफेथफुल है। डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। इसमें जो पर्सन होता है उसे ओवर थिंक करने की आदत हो जाती है, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो खुद से रिलेट करने लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ था वो सब मेरी वजह से हुआ था। मोस्टली केसेस में जो डिप्रेशन में जो पेशेंट होते हैं, उनके साथ डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन होता है। उसमें जो भी पहले हुआ होगा वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं वो पेशेंट, कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है, तो उसे हम डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन बोलते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, अगर हम ऐसे डिल्यूजन्स को ट्रीट नहीं करते तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और डिल्यूजन जो है वायलेंस में भी जा सकते हैं और लीगल इश्यूज में भी जा सकते हैं। वो किसी को हैरेस कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, जैसे बोला ना कि उनको किसी पर ट्रस्ट नहीं रहता है, तो कोई भी वायलेंस एक्ट कुछ भी वो कर सकते हैं ना। फिर हम पढ़ते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ को हम सोशियोपैथ भी बोलते हैं। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ना ही इसमें पर्सन मेंटली इल होता है, ना ही वो डिफेक्टिव होता है। वो इस नॉर्मल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं एक सोसाइटी के, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन दिखने में एकदम नॉर्मल होंगे, पर उनके अंदर कुछ डीप रूटेड एबनॉर्मलिटीज होगी उनकी पर्सनैलिटी के साथ, और इनके जो इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा क्रिमिनल बिहेवियर होता है। ये कुछ गलत भी करेंगे ना तो भी इन्हें कभी गिल्ट नहीं फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा गलत करके ऐसा सुकून सा लगता है। इनके मेडिकल एस्पेक्ट क्या है, जनरली जितने भी साइकोपैथ्स होते हैं उनका आईक्यू बहुत ही ज्यादा होता है, वो जीनियस होते हैं, पर वो एबनॉर्मली अग्रेसिव होते हैं, थोड़े सोशल नहीं होते, वो खुद में रहना पसंद करते हैं, एंटी सोशल टाइप्स लोग होते हैं। उनकी ऐसे सेम बिहेवियर की चाइल्डहुड हिस्ट्री भी होती है, और वो बिना किसी प्रोवोकेशन के किसी पे भी अटैक कर देते हैं, जिसे हम शॉर्ट सर्किट रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट आता है साइकोसिस। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन जो होता है वो एक दूसरी दुनिया में रहता है, फुल फैंटेसी के साथ, फुल डिल्यूजन के साथ, फुल हेलुसिनेशन के साथ, मतलब इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अंदर उसकी पर्सनालिटी का एकदम डिटोरिएशन होता है, और धीरे धीरे उसका रियलिटी से बिल्कुल कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। दो तरह के साइकोसिस होते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस इतना सा बहुत है इस चैप्टर में।